हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री विज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी एक सीरीज चली हुई थी एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। हमने पार्ट 1 कर चुके थे भाई। आज हम करेंगे पार्ट 2। आज हम क्या डील करेंगे भाई? पार्ट 2 डील करेंगे। जहां से हमने पार्ट 1 छोड़ा था उससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। ठीक है। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर क्या क्या देख लिया था? हमने देख लिया था उसका जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, प्रिंसिपल देख लिया था और उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देख ली थी। ठीक है, किसकी? एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो आज हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। हम पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस इन द, क्या पढ़ेंगे भाई? इंटरफ्रेंस इन द एएएस यानी एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या फैक्टर्स थे जो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और उससे आगे हम इसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे और इसकी हम सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। जो एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी और डिटेक्शन लिमिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्दर हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो भाई, अब हम कर रहे हैं इंटरफ्रेंस इन द एएएस या फिर इंटरफ्रेंस इन एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा। इसके अंदर देखो, सबसे पहला हमारे पास क्या इंटरफ्रेंस है, यानी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास स्पेक्ट्रल इंटरफ्रेंस। स्पेक्ट्रल इंटरफ्रेंस के अंदर क्या है? जैसे हमारे पास पिक्स मिलती है, जैसे स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास पिक्स मिलती हैं अलग अलग। जैसे मान लिया ये पिक्स मिल गई मुझे, एक ये पिक्स मिल गई, ये अनदर इंटेंसिटी की पिक्स मिल गई, ऐसे। ठीक है, रिकॉर्डर के अंदर तो होता क्या है, इसके अंदर कोई कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इन पीक्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे देखो, पहला एग्जांपल यह है कि मान लिया हमारे पास जो दो पिक्स है वो आपस में ओवरलैप हो जाए। जैसे कि, जैसे फॉर एग्जांपल, मान लिया ये हमारे पास ये पिक्स है, ये एक पिक्स आई, ये मैंने एक मटेरियल है, एक एटम या फिर किसी एक मेटल की पिक्स है, और दूसरी मेरे पास ये बिल्कुल ही एक स्मॉलर पिक्स आ गई। ये आपस में क्या हो गई भाई? ओवरलैप हो गई, जिससे हमारा जो हम एक पर्टिकुलर मेटल को डिटेक्ट कर रहे थे वो डिटेक्ट कर पाना बहुत ही टफ हो जाएगा हमारे लिए। हम उसको एग्जैक्टली क्या नहीं कर पाएंगे? डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये होता क्या है, क्यों ये पिक्स ओवरलैप करती है, या फिर मतलब इसका रीजन क्या है? देखो, पहला तो यही है जो मैंने बता दिया अभी। ये जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस के अंदर क्या हो जाए, ये कब होगा? जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस कब होगा? जब दो पीक्स आपस में ओवरलैप हो जाए। ठीक है, अब ओवरलैप कब कब हो सकती है? ये तब तब हो सकती है जब हमारे पास, जैसे क्या हो, मान लिया मेरे पास कोई भी एक सैंपल है। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है और इसके अंदर मेरे पास एक सैंपल था। इस सैंपल के अंदर मैं क्या भाई, इस सैंपल के अंदर मेटल के साथ, इस सैंपल के अंदर भाई मेटल के साथ क्या है, कोई भी अनदर बैकग्राउंड में कोई भी रेडिकल प्रेजेंट हो या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो या बैकग्राउंड में कोई एमिशंस हो रहा हो या फिर अनदर एलिमेंट प्रेजेंट हो, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डर के अंदर पिक्स आ जाती हैं, जो कि बैकग्राउंड में वो अपनी पिक्स दिखा देते हैं, जिसके कारण जो हमारे पर्टिकुलर उस मेटल की पिक्स आनी चाहिए थी स्पेक्ट्रा के अंदर, उसकी आकर के साथ साथ किसकी भी आ जाती है, जो कि हमारे पास सोल्यूशन के अंदर इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी। जैसे कि कैसी कैसी इंप्योरिटी, जैसे अनदर एलिमेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, रेडिकल्स प्रेजेंट हो गए या अनदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जिनकी बैकग्राउंड में क्या आ जाती है भाई, क्योंकि वो बैकग्राउंड में क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करके, मतलब वो लाइट को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ऑब्जर्व कर देते हैं और बाद में जो बची हुई लाइट को उसको ट्रांसमिटेंस कर देते हैं, यानी ट्रांसमिशन कर देते हैं उस लाइट का। अब जो ट्रांसमिटेंस हुई लाइट है वो तो रिकॉर्डर के पास पहुंचेगी, वो तो सभी लाइट को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। तो वो सभी को क्या दे देगा भाई? पिक्स दे देगा, जिसके कारण एक पर्टिकुलर मेटल की डिटेक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई? टफ हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, अगला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। इसका क्या मतलब है? मान लिया हमारे पास मैग्नीज है, और मैग्नीज की इतने इतने इतनी वैल्यू पर हमारे पास, इतने एंगस्ट्रॉम वैल्यू पर हमारे पास क्या आ रही है? पिक्स आ रही है, और इसकी इतने पे आ रही है गैलियम की, और जो हमारा पोटेशियम है उसकी इतने वैल्यू पे आ रही है। ठीक है, मतलब इतनी पोजीशन पे आ रही है, इतने एंगस्ट्रॉम। तो क्या होगा, देखो इनका जो डिफरेंस है ना, इनका जो डिफरेंस है, इन सभी का डिफरेंस है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। तो क्या होगा, जो हमारा स्पेक्ट्रा मिलेगा, मान लिया मेरे पास ये है स्पेक्ट्रा है, जो इनकी पिक्स है ना वो बिल्कुल क्या हो जाएंगी, आपस में बिल्कुल नजदीक आएंगी, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो क्या है भाई, जो इनकी वैल्यू है वो बिल्कुल ही क्या है, नजदीक है, जिसके कारण आपस में इनकी जो पिक्स है ओवरलैप कर जाएंगी, और हमारे पास पार्टिकुलर इन मेटल में से कोई भी एक मेटल को डिटेक्ट करना क्या हो जाएगा भाई? टफ हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई, ये बता भी रखा है, इसकी जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है, इनकी जो ऊपर वाले है ये तीनों है जो एग्जांपल ले रखे हैं, इनकी जो स्पेक्ट्रल रेंज होती है बिल्कुल ही आपस में नियर होती है। ठीक है, क्लोज होती है। जैसे इसकी 31 है, इसकी 33 है और इसकी 44 है। ठीक है, अब एक और रीजन क्या हो सकता है, जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी रिजोल्विंग पावर बहुत ही लो है। देखो भाई, रिजोल्विंग पावर क्या होती है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लिया मेरे पास ये एक पॉइंट है, देखो भाई रिजोल्विंग पावर क्या होता है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान लिया मेरे पास एक लाइन है और ये मेरे पास एक और दूसरी लाइन है। ठीक है, इन लाइन को कोई भी स्पेक्ट्रोमीटर या कोई भी लेंस, कुछ भी कह सकते हो, वो इन लाइन को कितनी आपस में सेपरेट दिखा सकता है, कितनी आपस में क्या दिखा सकता है भाई? सेपरेट दिखा सकता है। मान लिया इस लाइन को इधर दिखा दे, इस लाइन को इधर दिखा दे, तो कितनी सेपरेट दिखा सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसकी रिजोल्विंग पावर कहते हैं। मान लिया मेरे पास स्पेक्ट्रोमीटर है, उसकी अगर रिजोल्विंग पावर ही मान लिया लो होगी, तो वो पता है पिक्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, और वो उनकी जो हमारे पास पार्टिकुलर मेटल आयन है, पार्टिकुलर मेटल है जिसके लिए हम स्पेक्ट्रम निकाल रहे थे,
जिसको डिटेक्ट करने के लिए हम स्पेक्ट्रा निकाल रहे थे, अगर वही हमें नहीं मिला तो फिर हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा क्योंकि आपस में जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है अलग अलग मेटल्स की पिक्स है उनको सेपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो आपस में क्या हो जाएगी भाई, ओवरलैप हो जाएंगी स्पेक्ट्रा के अंदर। तो ये भी एक रीजन है। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसको मतलब ये जो ये स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस है इसको कम कैसे कर सकते हैं, बाय सिलेक्टिंग द स्पेक्ट्रल लाइंस और केमिकल सेपरेशन। स्पेक्ट्रल लाइन मतलब जो हमारे पास, जैसे मान लिया जो हमारा जो जैसे हम सेटअप करेंगे जब इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर, तो उसके अंदर हम मोनोक्रोमेटर का या फिर चॉपर का यूज करें जो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर किया था, जो कि किसी भी लाइट को एक सेपरेट अलग वेवलेंथ के अंदर बांट देता है। ठीक है, जिससे हमारे पास अच्छे से जो हमारी पिक्स है वो रिजोल्व होकर मिलेंगी हमें किसके अंदर, रिकॉर्डर के अंदर, जिससे हम इजिली पार्टिकुलर मेटल की डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल इंटरफेरेंस। पहला कौन सा था हमारे पास, पहला कौन सा था भाई हमारे पास, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस, और दूसरा हमारे पास क्या है, केमिकल इंटरफेरेंस। तो इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या होगा। देखो भाई हम क्या देख रहे थे, जो केमिकल इंटरफेरेंस है उसको देख रहे थे। देखो क्या हो, मान लिया मेरे पास ये सैंपल है भाई, मान लिया ये एक बीकर है और इसके अंदर मेरे पास सैंपल सोल्यूशन है जो कि जिसे मुझे क्या करना है, डिटेक्ट करना है, इसके अंदर मेटल, एक पार्टिकुलर मेटल का डिटेक्शन करना है। लेकिन क्या होगा, मान लिया इसके अंदर ऐसे इंप्योरिटी या ऐसे कंपोनेंट्स पड़े हैं जो हमारा मेटल आयन है उनके साथ कंबाइन करके सल्फेट या ऑक्साइड बना लेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे मान लिया कैल्शियम का डिटेक्शन करना था और मेरे सोल्यूशन के अंदर सल्फेट भी मौजूद था, सल्फेट भी प्रेजेंट था, तो जो कैल्शियम है वो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा, जिसके कारण वो क्या, वो हम इसकी एग्जैक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्ट क्या नहीं कर पाएंगे भाई, डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे इसकी। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि अगर मान लिया मेरे पास इसके अंदर ऑक्साइड बन जाए, किसी भी मेटल के ऑक्साइड्स बन जाए, क्योंकि अब नेबुलाइजर के अंदर, किसके अंदर, नेबुलाइजर के अंदर हम किस किस का यूज कर रहे थे, ऑक्साइड एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर रहे थे और एयर और फ्यूल का यूज कर रहे थे। क्या पता उनके साथ रिएक्ट करके आपस में ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, हमें एग्जैक्ट वो पार्टिकुलर मेटल है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे उसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो भी, मान लिया मुझे डिटरमाइन करना था मैग्नीशियम और कैल्शियम डिटरमाइन करना था। ठीक है, किसी भी सैंपल के अंदर, लेकिन उस सैंपल के अंदर वो फोस्फेट बना लेगा, क्योंकि फोस्फेट आयंस एज इंप्योरिटी प्रेजेंट है किसके अंदर, सैंपल के अंदर। ठीक है, मैंने क्या कहा है, मान लिया मुझे एक पर्टिकुलर सैंपल है उसका, इसके अंदर मुझे क्या करना भाई, मैग्नीशियम और जो हमारे पास कैल्शियम है उसे डिटेक्ट करना था, लेकिन इस सोल्यूशन के अंदर इंप्योरिटी के रूप में या इंप्योरिटी की फॉर्म में जो हमारे पास फोस्फेट प्रेजेंट थे, तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये आपस में फोस्फेट के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम फोस्फेट या कैल्शियम फोस्फेट बना लेंगे, जिसके कारण हम इन पार्टिकुलर मेटल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तो फैक्टर्स अफेक्ट हुए ना ये, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इंटरफेरेंस। अब हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं भाई, बाय यूजिंग स्ट्रोंटियम, लैंथेनम और थोरियम, ये सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट है भाई, ये याद रखना। तो जब हम मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिटेक्शन कर रहे हो तो हम क्या ऐड कर देते हैं भाई, स्ट्रोंटियम, लैंथेनम और थोरियम ऐड कर देते हैं। जिससे क्या होगा भाई, जिससे क्या होगा, जो हमारे फोस्फेट ग्रुप है वो इनके साथ कंबाइन कर लेंगे और जो हमारी पार्टिकुलर मेटल है वो क्या रहेंगे, फ्री फॉर्म में रहेंगे, और जिससे हम इजिली डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर फ्री फॉर्म में होंगी तो हमें इजिली क्या मिल जाएगा, उनका स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डर के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव एजेंट, हम प्रोटेक्टिव एजेंट का यूज कर लेंगे जिससे हमारी जो मेटल है वो प्रोटेक्ट रहे, वो कोई ऑक्साइड की फॉर्मेशन ना करे। ठीक है, वो ना ही किसी सल्फेट की फॉर्मेशन करे, वो ना ही किसी फोस्फेट की फॉर्मेशन करे। ठीक है, बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव एजेंट। ये था भाई हमारे पास केमिकल इंटरफेरेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन इज आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस। ये भी देख लेते हैं। आयोनाइजेशन जैसा कि नाम है इसी को कोडिंग। देखो भाई अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस, इसके अंदर क्या है वो देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था जैसा नाम है इसका वैसे उसी के कोडिंग है भाई, वैसा ही ये। देखो क्या होता है हमारे पास, कुछ आयंस, जो हमारे सैंपल है, जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है उसके अंदर कुछ ऐसे आयंस बन जाते हैं। ठीक है, जो कि अपनी ही पिक्स देने लगते हैं स्पेक्ट्रा के अंदर। तो जिसके कारण हमें उस जो पार्टिकुलर मेटल है उसका जो स्पेक्ट्रा मिलना चाहिए था वो हमें, वो तो मिलेगा ही, लेकिन है ना, साथ में जो आयंस बने हैं जो हमारे सैंपल सोल्यूशन के अंदर उनका भी स्पेक्ट्रा हमें मिलने लग जाता है, जिसके कारण मतलब हमें जो हमारा पार्टिकुलर स्पेक्ट्रा है, पार्टिकुलर मैटर का स्पेक्ट्रा है, उसे डिटेक्ट करने में बहुत ही हमें परेशानी होती है। ठीक है, उसे एग्जैक्ट क्या करना, डिटेक्ट कर पाना। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयोनाइजेशन सप्रेसर। क्या यूज करते हैं भाई, आयोनाइजेशन सप्रेसर। ये क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हम सैंपल सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जो आयन की फॉर्मेशन है उसको रोक देते हैं। ठीक है, आयन की फॉर्मेशन नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास फोर्थ वन इज बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन। देखो जैसा कि नाम है इसका भी उसी के अकॉर्डिंग है। हमारे पास मान लिया, देखो क्या था मेरे पास, क्या था भाई, मेरे पास ये था, इसके अंदर आपने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखी होगी, उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे थे, एक हेलो कैथोड लैंप यूज कर रहे थे भाई। ठीक है, उसके अंदर से हमारे पास यूवी विजिबल रेडिएशन निकल रही थी जो कि हमारे पास रिकॉर्डर के अंदर जा रही थी, और बीच में हमारे हमने क्या लगा रखा था भाई, एक फ्लेम लगा रखी थी जो, ठीक है,
बीच में एक फ्लेम फ्लेम लगा रखी थी, जिसके जहां से हमारे पास क्या आ रहे थे, सैंपल से मॉलिक्यूल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे थे भाई, वेपोराइज हो रहे थे, और जिनके ऊपर जो ये हम जो यूवी विजिबल रेडिएशन डाल रहे थे वो ऑब्जर्व कर रहे थे उनको, ठीक है। अब देखो भाई, जो यहाँ पर जो देखो जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है ना, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पर मॉलिक्यूल थे, वो इन्होंने जितनी लाइट ऑब्जर्व करनी थी उतनी तो कर ली होगी, बाद में जो बची हुई लाइट है उसको ट्रांसमिट कर दिया होगा किसके पास, रिकॉर्डर के पास। लेकिन एक सेकंड रुको, एक बात बताओ, जो यहाँ पे फ्लेम निकली उसकी भी तो लाइट है, उसकी भी तो लाइट है, वो भी तो लाइट रिकॉर्डर के पास गई होगी। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो जो हमारा रिकॉर्डर है इसको भी रिकॉर्ड करने लग जाता है इस लाइट को भी, जिसके कारण हमारी जो बैकग्राउंड के अंदर जो इसके भी जो पिक्स है वो आने लगते हैं। यानी कि ओवरऑल क्या रिजल्ट है हमारे पास, जो हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो एग्जैक्ट में ना मिल करके बिल्कुल ही एक रफ मैनर के अंदर मिलता है, जिससे हम जो उस पार्टिकुलर मेटल जो हमें डिटेक्ट करना था वो ना डिटेक्ट करके हमें बहुत ही क्या है, परेशानी होती है उसको एग्जैक्ट डिटेक्ट करने में, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ये ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे हम इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग ड्यूटेरियम आर्क। हम बैकग्राउंड के अंदर क्या लगा देंगे भाई, ड्यूटेरियम आर्क, जो कि जो हमारे पास फ्लेम की जो लाइट है वो जो डिटेक्टर है, रिकॉर्डर है, उसको तक मतलब उस तक ना पहुंचने देगी, ठीक है, उस तक पहुंचने तक रोकेगी। आई होप इतने समझ में आया होगा। ये हमारे पास चार टाइप के इंटरफ्रेंस थे किसके अंदर, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। देखो पहला हमने कौन सा पढ़ा था, पहला हमने स्पेक्ट्रल इंटरफ्रेंस पढ़ा, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, केमिकल इंटरफ्रेंस पढ़ा, और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा भाई, आयोनाइजेशन इंटरफ्रेंस पढ़ा, और चौथा हमने कौन सा पढ़ा भाई, बैकग्राउंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आई होप आपको ये जो सारे इंटरफ्रेंस है अच्छे से समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, सेंसिटिविटी एंड डिटेक्शन लिमिट। क्या है भाई हमारे पास, सेंसिटिविटी एंड डिटेक्शन लिमिट। इसके अंदर क्या है भाई, देखो sensitivity is defined as annihilate concentration, sensitivity is defined as the annihilate concentration in, देखो भाई sensitivity क्या होती है, किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है। अब यहां पर किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहां पर एएएस की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनाइलेट कंसंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर, जिस पर क्या होता है 1% हमारे पास एब्जॉर्बेंस होती है, या फिर 1% की जगह पे आप ये भी कर सकते हैं 0.0044 एब्जॉर्बेंस यूनिट, ठीक है, वो उसकी हमारे पास क्या कहलाती है भाई, सेंसिटिविटी कहलाती है। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है ये फॉर्मूला, ऐसे लिखा हुआ है भाई, देखो ये बाय है, ठीक है, कैसे, ए मल्टीप्लाई एस बाय में 0.0, यहाँ पे पॉइंट आ भाई, ठीक है, 044, ठीक है, ये है, ये फॉर्मूला ये है भाई, ठीक हो, ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, एब्जॉर्बेंस रिक्वायर्ड, और यहाँ पर एस क्या है भाई, सेंसिटिविटी ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट है कितना सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो भाई ये बाय है यहाँ पे, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का है, और मल्टीप्लाई में 0.044, जो हमारी एब्जॉर्बेंस 1% हुई थी वो बाय में मेजर्ड एब्जॉर्बेंस, जो हमारी एब्जॉर्बेंस मेजर्ड की गई है, ठीक है। अब डिटेक्शन लिमिट क्या होती है भाई, अब डिटेक्शन लिमिट क्या होती है, मान लिया किसी भी स्पेक्ट्रोमीटर की एक डिटेक्शन की लिमिट होती है भाई, मान लिया कोई भी सोल्यूशन है, वो मान लिया कंसंट्रेटेड हम करते गए करते गए करते गए, जिससे टाइम आएगा वो जो डिटेक्ट करना है वो उसे बंद कर देगा। या फिर कई स्पेक्ट्रोमीटर ऐसे होते हैं, अगर हमारा सोल्यूशन, हमारा सैंपल सोल्यूशन अधिक ही डाइल्यूट हो गया बहुत ही ज्यादा, तो वो उसकी वैल्यू देना ही बंद कर देगा, ठीक है। जो हमारी जो मीटर होगा उसके अंदर क्या लिखा आ जाएगा भाई, ओवर, ये लिखा आ जाता है, ठीक है। हमारा वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का स्पेक्ट्रोमीटर है। कई स्पेक्ट्रोमीटर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाए तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है, वो इनकी क्या होती है भाई, डिटेक्शन लिमिट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। देखो भाई ये एप्लीकेशन मतलब ये हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कहां कहां पर काम आती है, ठीक है, कहां कहां पर अच्छे से काम आती है। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी सैंपल के अंदर, किसी भी मान लिया मेरे पास कोई भी सैंपल सोल्यूशन है, इसके अंदर एक पार्टिकुलर मेटल की डिटेक्शन करते हैं, तो पता है वो हमें बिल्कुल ही एग्जैक्ट मिलता है, बिल्कुल ही एग्जैक्ट। मान लिया मुझे क्या है, कैल्शियम की कैल्शियम डिटेक्ट करना था, वो हमें कैल्शियम एंडिंग में बिल्कुल ही इसकी कंसंट्रेशन भी एग्जैक्ट मिलेगी, ठीक है, हमें पता भी चल जाएगा इस सैंपल सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम है, ठीक है, हमें सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं होगी जैसे बाकी और प्रोसेस है ना बाद में, जैसे डिस्टिलेशन और लगाना पड़ता है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसके इसके अंदर क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पता लगा सकते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे, इसके अंदर हम मेटल की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता लग जाती है कि कितनी कंसंट्रेशन के अंदर हमारा पर्टिकुलर मेटल एटम प्रेजेंट है किसी भी सैंपल सोल्यूशन के अंदर। आगे हमारे पास क्या भाई, हमारे पास मल्टी कंपोनेंट एनालिसिस, मतलब मान लिया कोई भी मेरे पास ये सैंपल सोल्यूशन था, इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे मेटल प्रेजेंट है, मान लिया मेरे पास मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है,
तो बहुत सारे जो हमारे पास मेटल प्रेजेंट होने के बावजूद भी ये किसी एक पार्टिकुलर मेटल को एग्जैक्टली उसकी कंसेंट्रेशन के बारे में और उसकी प्रेजेंस के बारे में हमें बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे हमारे पास ऐसा सैंपल सोल्यूशन जिसके अंदर बहुत सारे मेटल प्रेजेंट हो और हमें किसी एक पार्टिकुलर मेटल के बारे में डिटेक्शन करनी हो, तो हमें उस कंडीशन में हम ऑटोमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। ये इसकी एडवांटेज है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम, सोडियम ब्लड सीरम के अंदर इनकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, ऑटोमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मेटल एलिमेंट इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर देखो भाई, देखो आपने एक वर्ड तो सुना होगा मेटल टॉक्सिसिटी, किसके बारे में सुना होगा, मेटल टॉक्सिसिटी, ठीक है। यहाँ पे ई आएगा भाई, ठीक है। अब आपने एक वर्ड सुना होगा मेटल टॉक्सिसिटी। मेटल टॉक्सिसिटी कब होती है, जब किसी हमारे पास पार्टिकुलर फूड के अंदर किसी भी मेटल की हायर ही कंसंट्रेशन हो जाए, बिल्कुल, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और बहुत ही क्या हो जाएगी, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर उस पार्टिकुलर मेटल आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके वो बहुत सारी डिजीज करेगा अंदर जाके, ठीक है, बहुत सारी डिजीज पैदा कर देगा बॉडी के अंदर जाके, जिससे क्या होगा, मतलब डेथ में भी पॉसिबल। तो हम, तो किसी भी फूड, सबसे पहले हम जो फूड को है, फूड को यूज करने से पहले, ठीक है, तो उसके अंदर फूड की, मतलब उसके अंदर फूड के अंदर उस मेटल की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या है, अगर वो ज्यादा कंसंट्रेशन तो नहीं है, ठीक है, ये पता करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑटोमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं भाई हम, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या थी भाई, पांच क्या थी भाई हमारे पास एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा भाई, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा जो हमारे पास इंटरफ्रेंस है ऑटोमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, मतलब जो कि फैक्टर्स अफेक्ट करते थे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। उसके बाद हमने इसकी डिटेक्शन लिमिट पढ़ी, सेंसिटिविटी पढ़ी, और उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी। आई होप आपको ये जो पार्ट सेकंड है, जो कि इसका लास्ट पार्ट था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में।